अभय का चेहरा सख्त था और उसके गालों पर विष की उंगलियों के निशान थे। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी, लेकिन उसकी तीखी निगाहें सिर्फ विष की निगाहों को ही देख रही थी। और वहीं दूसरी तरफ विष भी। उसकी आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक बार फिर से उसे वही सब याद आ जाता है, जो सब छोड़कर वह बहुत मुश्किल से भाग कर निकली थी। लोगों की गंदी बातें, उनकी गंदी हरकतें, लेकिन ट्विंकल के आने के बाद विश ने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भुला दिया था और अब वह अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। ऐसे में वह दोबारा से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी जो उसके गुजरे हुए कल से रिलेटेड हो। इसीलिए जब अभय ने उसे इस तरीके की घटिया बात कही तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और उसका हाथ अभय पर उठ गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सामने खड़ा ये शख्स कौन है। उसके लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि जो शख्स अपनी बीवी को धोखा दे सकता है उस जैसे इंसान के लिए घटिया शब्द भी कम है। विश अपने हाउसकीपिंग की ट्रॉली पकड़ती है और गुस्से में अभय के कमरे से निकल जाती है, लेकिन अभय की तीखी निगाहें सिर्फ विश के ऊपर ही थी। जैसे ही वह जाती है, ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अभय के हाथ धीरे धीरे उठकर उसके गालों पर आते हैं। उसकी आंखें तीखी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह धीरे धीरे हंसने लगता है। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और अपना चेहरा ऊपर करके वह जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तीखी और इतनी भयंकर थी कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके गालों पर थप्पड़ के निशान भी हैं। अभय के कमरे से निकलने के साथ ही विश की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह बहुत मुश्किल से खुद को उस कमरे में संभाले हुए थे, लेकिन जब वह बाहर आती है तो खुद को संभाल नहीं पाती है और उसके आंसू फूट फूट कर निकलने लगते हैं। वह बहुत जोर से रोना चाहती थी, पर यह वीआईपी फ्लोर था और यहाँ पर अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया होगा तो उसकी कंप्लेंट कर देंगे और उसकी नौकरी जा सकती है। विश जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है। वह हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाती है और केबिन में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं हूँ। मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे भी दर्द होता है, पर लोग अपने मतलब के लिए किसी को कुछ भी कह देते हैं और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मुझे हमेशा से ही दर्द और तकलीफ़ें मिलती आई है, पर मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि इस जिंदगी को अपना मानकर उसके साथ जीना शुरू कर दिया था। लेकिन ट्विंकल के लिए तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। ट्विंकल को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा गुजरा हुआ कल कैसा था। मैं उसे हर वह खुशी दूंगी जो कभी मुझे नहीं मिली थी। मैं उसके लिए एक अच्छा भविष्य बनाऊंगी, पर मैं क्या करूं? जब भी जिंदगी मुझे एक मौका देती है आगे बढ़ने का, तभी मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाती है जिन्हें इंसान कहलाने तक का हक नहीं है। बहुत देर तक अपने आप को शांत करने के बाद और अपने सारे आंसुओं को बहाने के बाद विश का मन बहुत हल्का हो गया था। वह जिंदगी में बहुत अकेली थी। वह किसी को अपना दर्द नहीं सुना सकती थी, बस यूं ही अकेले में बैठकर ही खुद से ही बातें किया करती थी और खुद को ही दिलासा दिया करती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद यह उसकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा है, पर उसे क्या पता था कि इम्तिहान का दौर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। विश की शिफ्ट खत्म हो गई थी। उसने अपने हाउसकीपिंग के कपड़े बदले और नॉर्मल कपड़े पहन लिए। होटल से निकलकर वह सीधे ऑटो लेती है और कुर्ला के उस लोकल मार्केट की तरफ चली जाती है जहां पर उसे ट्विंकल के लिए प्रिंसेस वाला गाउन बनवाने के लिए देना था। ऑटो में बैठते हुए ही विश ने जिया को मैसेज कर दिया था कि वह ट्विंकल का गाउन लेने के लिए जा रही है, तो उसे आने में देर हो जाएगी। जिया का ख्याल रखें। ब्लू टिक के साथ विश को पता चल गया था कि जिया ने मैसेज पढ़ लिया है और जिया के उस थम्स अप वाले इमोजी ने ये बता दिया था कि वह ट्विंकल का ख्याल रख लेगी। वहीं दूसरी तरफ अभय भी होटल से चेकआउट कर चुका था और इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके हाथों में एक पेपर वेट था जिसे वह गोल गोल घुमाते हुए पुरोहित की तरफ ही देख रहा था। पुरोहित के पसीने छूट गए थे और वह घबराते हुए अभय के सामने खड़ा था। उसके हाथों में एक फाइल थी और उसने घबराते हुए अभय से कहा, सर आप कहे तो मैं होटल वालों से बात करके उस लड़की को नौकरी से निकलवा देता हूँ। अभय के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। उसने पुरोहित को तीखी नजरों से देखा और उससे कहा, वह तो तुम करोगे ही, लेकिन इसके अलावा कौन है वह लड़की जिसके हाथ अभी भी मुझे अपने गाल पर महसूस हो रहे हैं, वह पता लगाओ। पुरोहित जल्दी से हाँ में सर हिलाता है और अगले ही पल वहां से निकलने को होता है
कि तभी उसके पेंट में रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है। वह फ़ोन निकाल कर देखता है तो यह अभय की इलीगल वर्क में से उसके सबसे खास आदमी का फ़ोन था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अभय का इलीगल वर्क वह खुद हैंडल करता था। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तब तक उसका कोई भी आदमी पुरोहित को फ़ोन नहीं करता था। पुरोहित हैरानी से अभय की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस दानिश का फ़ोन आ रहा है। अभय की आंखें छोटी हो गई और उसने घूरकर पुरोहित को देखा। पुरोहित ने जल्दी से फ़ोन स्पीकर पर रखते हुए कहा, बोलो दानिश, क्या बात है? सामने से दानिश घबराते हुए कहता है, पुरोहित सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल आज रात को जिन 10 लड़कियों को हमें दुबई भेजना था उनमें से एक लड़की मर गई है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बॉस को ये बात कैसे बताऊं कि एक लड़की मरने की वजह से सिर्फ 9 लड़कियां ही बची है। दानिश की बात सुनकर पुरोहित के छक्के छूट गए थे और अभय की निगाहें तीखी हो गई। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर पुरोहित का फ़ोन लिया, क्योंकि उसका फ़ोन पहले से ही स्पीकर पर था। अभय ने सब कुछ सुन लिया था। वह दानिश को धमकाते हुए कहता है, अगर एक लड़की मर गई है तो तुम साड़ी पहनकर उसकी जगह लड़की बनकर जाओगे, लेकिन आज रात को 10 लड़कियों का शिप दुबई जरूर जाएगा। अब तुम ये कैसे करोगे वह तुम ही जानो। दानिश के होश उड़ गए थे। वह तो यही बात अभय को बताने से डर रहा था, लेकिन अभय को सब पता चल गया था। वह डरते हुए कहता है, बॉस मैं क्या कर सकता हूँ। अभय का दिमाग वैसे ही खराब था, ऊपर से दानिश की बातों ने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जो भी करना है करो, लेकिन मुझे आज रात 10 लड़कियां दुबई भेजनी है। अगर तुम उस 10वीं लड़की का अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे तो इतना समझ लेना कि तुम्हारे खानदान में पहली लड़की जो भी होगी वह उठा ली जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जाकर 10वीं लड़की का अरेंजमेंट करो। अभय ये कहकर गुस्से में फ़ोन रख देता है। दानिश का दिमाग खराब हो गया था। दानिश पिछले कई सालों से अभय के लिए लड़कियों का अरेंजमेंट करता आया है। पूरे देश के कोने कोने से, छोटे शहर और कस्बा से लड़कियों का किडनैप करके उन्हें नशीली दवाएं देकर उन्हें बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन यह अलग बात है कि कोई नहीं जानता है मशहूर बिजनेसमैन अभय देवकोटियन ही ड्रैगन है। और ड्रैगन के नाम पर इतने इलीगल वर्क है कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बाहर के देशों की पुलिस भी ड्रैगन का पता लग रही है। और इंडिया में बैठकर ड्रैगन 5 देशों के माफिया को हैंडल कर रहा है। दानिश का दिमाग खराब हो रखा था। एक तो 10 लड़कियों में से एक ने उस नशीली दवाइयों का असर इतना ज़्यादा हुआ कि पहले तो उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन आज जब कंसाइनमेंट जाना था तो उस लड़की की मौत हो जाती है। और यही दानिश के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ड्रैगन अपनी जुबान का पक्का है। अगर उसने 10 लड़कियों की डील की है तो वह 10 लड़कियों को ही भेज कर रहेगा। और अभी अभी ड्रैगन ने उसे धमकी दी है कि अगर 10वीं लड़की अरेंज नहीं होती है तो वह दानिश के रिश्ते में से ही किसी लड़की को उठाकर 10वीं लड़की की जगह पर भेज देगा। और दानिश जानता है कि ड्रैगन ऐसा कर सकता है। दानिश ने अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया था। छोटे बड़े हर जगह पर जहां पर भी उसे एक ढंग की लड़की मिल जाए जो कि दुबई में प्रोस्टिट्यूशन का वर्क कर सके, उसे ढूंढने के लिए दानिश ने अपने सारे आदमियों को फैला दिया था। पर क्योंकि यह काम कुछ ही घंटे में होना था, इसीलिए दानिश के जितने भी आदमी मुंबई और उसके आसपास के इलाके में थे वह सारे काम पर लग गए। और उन सब की चिल जैसी नजरें हर उस लड़की को तलाश करने लगी जो उनके रडार में आती थी। दानिश का एक आदमी नंदू कुर्ला के मार्केट में लड़की की तलाश कर रहा था। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके गायब होने पर ज्यादा तमाशा ना हो और उसे ढूंढने की ज्यादा कोशिश ना की जाए। ज्यादातर लोग ऐसे ही लड़कियों को टारगेट करते थे जिनके पास पैसों की कमी होती थी, जो मजबूर होती थी, या फिर जिनके होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विश का ऑटो कुर्ला के मार्केट के सामने आकर रुकता है। ऑटो वाले को पैसे देकर वह मार्केट के अंदर चली जाती है, लेकिन सबसे पहले उसे सिर्फ चिकन और मटन की ही शॉप नजर आती है। विश वहां से जल्दी से आगे बढ़ जाती है। किसी से पता पूछकर वह टेलर वाली गली में चली जाती है। छोटी छोटी गलियों में बहुत सारी दुकान थी जो लाइन से लगी हुई थी और जहां पर होलसेल का बहुत सारा सामान मिलता था। कपड़ों से लेकर खाने पीने तक का सारा सामान होलसेल की तरह बिकता था। विश एक कपड़े की दुकान पर जाती है और अपने फ़ोन में प्रिंसेस की फ़ोटो दिखाकर वैसा कपड़ा मांगती है। कपड़े वाला उसे कपड़ा काट कर दे रहा होता है। विश इधर उधर देखते हुए कहती है, भाई साहब क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पर अच्छा टेलर कहाँ मिलेगा? मुझे इसकी जैसी ड्रेस भी बनवानी है। ड्रेस मुझे कल तक ही चाहिए। वह कपड़े वाला कपड़ा काटते हुए विश को देख कर कहता है, मैडम अगर आप यहाँ किसी टेलर को देगी
तो वह इतनी अच्छी ड्रेस नहीं बना पाएगा जैसे आपने मुझे फोटो में दिखाई है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 4 गली छोड़कर एक चाचा की दुकान है। थोड़े बुजुर्ग से हैं, लेकिन हाथ की कारीगरी उनकी बहुत अच्छी है। जैसी आपने फोटो दिखाई है ना, बिल्कुल वैसी ही ड्रेस बना देंगे और कल तक आपको मिल भी जाएगा। क्या है ना, चाचा के पास इन दिनों काम थोड़ा कम आ रहा है। उनकी नज़र की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, इसलिए लोगों को लगता है कि वह टाइम पर कपड़ा नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई उन्हें अपना कपड़ा देना ही नहीं चाहता है। लेकिन उनकी नज़र एकदम ठीक है और हाथ में भी बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। आप उन्हें ये फोटो दिखाएंगी तो कल तक बिल्कुल ऐसा ड्रेस बना कर दे देंगे आपको। विश मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और कपड़ा लेकर उन्हें पेमेंट करती है। वह छोटी छोटी गलियों से होते हुए उस दुकानदार के बताए हुए पते पर जाती है कि तभी विश किसी से टकरा जाती है और उसके हाथों में जो कपड़े वाला पैकेट था वह नीचे गिर जाता है, जिसमें मिट्टी लग जाती है और क्योंकि ज़मीन गीली थी तो उसे कपड़े में कीचड़ भी लग गया था। विश गुस्से में सामने खड़े आदमी को देखते हुए कहती है, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता है? देख कर चला करो, मेरा इतना महंगा कपड़ा गिरा दिया तुमने। आदमी जो विश से टकराया था उसने कुछ नहीं कहा, उसकी तीखी निगाहें विश के ऊपर ही थी। विश नीचे झुककर कपड़ा वाला पैकेट उठा लेती है और उसमें से कीचड़ साफ करते हुए कहती है, थोड़ा सा मैनर्स तो सिखाया ही होगा किसी ने तुम्हें कि अगर गलती करो तो सामने से माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, तुमने तो मेरी मदद तक नहीं की, जबकि तुम्हारी वजह से मेरा कपड़ा गंदा हो गया है। पता नहीं इसमें से मेरी बेटी की ड्रेस कैसे बनेगी। वह आदमी अभी भी घूरकर विश को ही देख रहा था। विश ने गुस्से में उसे घूरकर देखा और मन में ही कहने लगी, लगता है पागल है। विश उसके बाद सीधे गली में चलने लगती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि नंदू था। उसने विश को स्कैन करना शुरू कर दिया। विश का पहनावा उस मोहल्ले और कॉलोनी में रह रही लड़कियों से अलग थी। क्योंकि विश बड़े होटल में काम करती थी तो उसके कपड़े भी थोड़े ठीक ठाक से ही थे। इसी से पता चलता था कि विश इस कॉलोनी की नहीं है, वह कहीं बाहर से ही आई है। नंदू विश का पीछा करने लगता है। वह देखता है विश उस चाचा की दुकान पर जा रही है जो कपड़े सिलने का काम करता है। नंदू झुककर उनकी बातें सुनता है। विश उस टेलर चाचा की दुकान पर खड़ी थी और हैरानी से दुकान में देख रही थी, क्योंकि वह छोटी सी दुकान भले ही बहुत पुरानी और छोटी हो, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी और फैशन डिजाइनर के साथ चाचा की तस्वीर लगी हुई थी। मतलब कि सच में उनके हाथों में जादू थे। तभी तो इतने बड़े बड़े डिजाइनर जिनका आज देश विदेश में इतना नाम है, वह भी इन चाचा को जानते हैं। विश उनके पास कपड़ा रखते हुए कहती है, चाचा जी यह कपड़ा लीजिए और मेरी बेटी के लिए ना बिल्कुल ऐसा प्रिंसेस वाला गाउन बना दीजिएगा। वह बूढ़े से चाचा जी अपने मोटे से चश्मा में फ़ोन पर उस गाउन की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, बढ़िया गाउन तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। विश चाचा जी से बात कर रही थी। इस बात से अनजान की दुकान की टूटी हुई खिड़की के पीछे से नंदू विश को ही देख रहा था। विश ने हैरान होते हुए चाचा जी से पूछा, टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लगेगा? मेरी बेटी को ये गाउन कल ही चाहिए। परसों उसके स्कूल में एनुअल डे है जिसमें वह राजकुमारी बनी है। कुछ भी करके क्या आप इसे जल्दी नहीं कर सकते हैं? चाचा जी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बिटिया, मैं ये कपड़ा सिलकर आपको कल तक तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। मुझे कम से कम 3 दिन का समय लग जाएगा। वह क्या है ना, आज ही मेरे पास यह शादी का लहंगा आया है। अगर तुम पहले लेकर आती तो मैं एक दिन में इसे सिल कर दे देता। इतने दिनों से मेरे पास कोई काम भी नहीं था, लेकिन ये लहंगा आज ही मेरे पास आया है और बहुत अर्जेंट है। मैं 3 दिन से पहले इस गाउन को नहीं सी सकता हूँ। विश परेशान हो जाती है और परेशानी से टेलर चाचा जी को देखते हुए कहती है, चाचा जी कुछ तो कीजिए, मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन है और मुझे ये गाउन अर्जेंटली ही चाहिए। उसने बहुत प्यार से मुझसे ये गाउन मांगा है, मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ? उसका मेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत नाम सुना है आपका। प्लीज़ कुछ कीजिए ना, मैं पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। उसने इतनी रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि चाचा जी उससे कहते हैं, बेटा पैसों की बात नहीं है, पर मेरे पास सच में इतना समय नहीं है कि मैं इस कपड़े को सी सकूं। लेकिन क्योंकि तुमने ये कहा है कि तुम्हें कपड़ा अपनी बेटी के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे एक रिश्तेदार की दुकान है, वह भी अच्छा कपड़ा सिलता है। तुम उसे जाकर यह गाउन दे देना। मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ कि तुम आने वाली हो। वह कल तक तुम्हारे कपड़े को सिल देगा।
उसके पास जो भी काम होगा वो उसे बाद में करेगा। मैं उसे कह दूंगा कि पहले तुम्हारा कपड़ा सिले। विश थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन उसने कहा, चाचा जी यहाँ की गलियां बहुत छोटी छोटी और घुमावदार है। मुझे नहीं पता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? मैं आपको ले जाऊंगा मैडम। विश हैरानी से पलटकर पीछे देखती है तो चाचा जी जल्दी से उसे देखते हुए कहते हैं, अरे नंदू तुम। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। एक काम करो, मैडम को पीछे मेरे भाई की दुकान तक ले जाओ, इन्हें ये कपड़ा अर्जेंट में देना है। विश घबराते हुए नंदू को देख रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो नंदू ने उसे एक सॉरी तक नहीं कही और अब बस अजीब नज़रों से उसे घूरते हुए उसकी मदद करने के लिए कह रहा है। विश जल्दी से कहती है, नहीं चाचा जी इट्स ओके, आप मुझे बता दीजिए जाना कैसे है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पर तब तक नंदू विश के कपड़े वाला पैकेट उठाते हुए कहता है, ये मैडम मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर पहले मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी। समझ लीजिएगा कि अपनी गलती के बदले पश्चाताप कर रहा हूँ। विश नंदू को घूर कर देखती है तो चाचा जी कहते हैं, चली जाओ बेटा, बहुत पेचीदा रास्ता है, नहीं जा पाओगी, नंदू छोड़ देगा तुम्हें। नंदू आगे आगे चल रहा था और विश उसके पीछे पीछे दुकान से निकल जाती है। सच में बहुत घुमावदार और पीछे का रास्ता था। नंदू से न जाने कौन कौन सी गलियों से बहुत झुकी झोपड़ी के अंदर अंदर तक लेकर जा रहा था। विश को बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी और वहां पर उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक जगह पर आकर विश रुक जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे कपड़ों का पैकेट वापस दे दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंदू पलटकर विश को देखता है और कहता है, मैडम ये तो रही दुकान, हम पहुंच गए हैं। विश देखती है सामने सिर्फ एक मकान है और वहां पर कोई कपड़ों की दुकान नहीं है। वह हैरानी से नंदू को देखती है तो नंदू कहता है, अरे वह भाई साहब ऊपर बैठते हैं, ऊपर वाले कमरे में बैठकर सिलाई करते हैं, ये देखिए ये छोटी सी सीढ़ी है, आप ऊपर चली जाए। विश नंदू के हाथ से कपड़ों का पैकेट लेती है और उस छोटी सी लोहे जैसी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली जाती है। 2 मंजिला बहुत ही छोटा सा जगह में बना हुआ मकान था। विश ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया अंदर से अंदर आने की आवाज आती है। विश धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अगले ही पल उसे न जाने क्यों अपनी आंखों के सामने एक चमकती हुई चीज महसूस होती है और अपनी नाक में कुछ तेज सा गंध उसे महसूस होता है। उसके बाद क्या हुआ विश को कुछ समझ में ही नहीं आया। पैकेट हाथ से छूट चुका था और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। विश नंदू के हाथ से कपड़ों का पैकेट लेती है और उस छोटी सी लोहे जैसी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली जाती है। 2 मंजिला बहुत ही छोटा सा जगह में बना हुआ मकान था। विश ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया अंदर से अंदर आने की आवाज आती है। विश धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अगले ही पल उसे न जाने क्यों अपनी आंखों के सामने एक चमकती हुई चीज महसूस होती है और अपनी नाक में कुछ तेज सा गंध उसे महसूस होता है। उसके बाद क्या हुआ विश को कुछ समझ में ही नहीं आया। पैकेट हाथ से छूट चुका था। विश बेहोश हो चुकी थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना कुछ नजर आ रहा था। उसके लिए सारी दुनिया इस वक्त सिर्फ उसके कानों में ही बज रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे जो भी नशा दिया गया था या फिर जो भी गैस उसके चेहरे पर छोड़ी गई थी उसकी वजह से उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी। पर उसे हर चीज सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था जो उसके साथ हो रहा है। विश ने महसूस किया कि उसे वहां से किसी गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। सारे रास्ते उसे गाड़ियों की आवाज और हॉर्न सुनाई दे रही थी। उसे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स और बाहर आती जाती गाड़ियों का साउंड सुनाई दे रहा था। वह कहाँ जा रही है इस बात का उसे अंदाजा तक नहीं था। सामने की तरफ शायद 2 आदमी बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। बॉस को बोल माल का इंतजाम हो गया है, पैसे तैयार रखें। जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था उसने कहा, तुझे यकीन है इस लड़की को ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर यह बात बाहर गई ना तो छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बॉस अपनी तरह से मामला हैंडल कर लेंगे, लेकिन फिर भी वह कहते हैं जुर्म जितना हो सके उतना शांति से किया जाए तो जुर्म कभी सामने नहीं आता है। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन इस लड़की ने खुद कहा है इसका इस दुनिया में उसकी बेटी के सिवा और कोई भी नहीं है, इसलिए लड़की पूरी तरह से अकेली है। तू फिक्र मत कर, कोई नहीं आएगा इसे ढूंढने के लिए, और कोई आ भी गया तो अपने बॉस है ही इतने पावरफुल, कौन उनसे पंगा लेना चाहेगा।
विश को उन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी। उसके कान में उन दोनों के शब्द पड़ रहे थे, जो उस इस बात पर यकीन दिला रहे थे कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। विश को डर लग रहा था। वह बेहोशी की हालत में भी घबरा रही थी। उसे एक बार फिर से उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा था जो उसने पहले बर्दाश्त किया था। इसी तरीके से एक बार उसे प्राइवेट परफॉर्मेंस के नाम पर नाइट क्लब से ले जाकर किसी के कमरे में छोड़ दिया जाता है, और उसी के बाद से उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह ये सब फिर से नहीं बर्दाश्त करना चाहती थी, और ना ही इन सब को फिर से महसूस करना चाहती थी, पर इस वक्त उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। बस बेहोशी की हालत में अपने मन में खुद के लिए दुआ ही मांग रही थी, और खुद को बचाने के लिए किसी फरिश्ते को बुला रही थी। पर शायद विश भूल गई थी कि यह कलयुग है। यहाँ पर अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपकी हिफाजत करने के लिए कोई भगवान नहीं आता है। विश को महसूस होता है कि गाड़ी कहीं एक जगह आकर रुक गई है, और उसके बाद विश को जबरदस्ती खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। उसे किसी की पीठ पर लटकाते हुए कहीं लाया जाता है और उसे कहीं पर फेंक दिया जाता है, क्योंकि विश को महसूस हुआ था कि उसकी पीठ पर एक तेज दर्द का एहसास हुआ है। इसी से उसने अंदाजा लगाया कि किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, दानिश भाई कहाँ है? उन्हें बुलाओ, बोलो 10वीं लड़की आ गई है। विश को अपने कानों में कुछ लड़कियों के रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। कुछ चिल्ला रही थी, कुछ छोड़ने की भीख मांग रही थी, और कुछ गिड़गिड़ा रही थी, पर विश की आंख खुल ही नहीं रही थी। उसे बस हर आवाज़ों को ही सुनकर समझाना पड़ रहा था। विश शायद किसी गिरोह में फंस गई है, और वह लोग बाकी लड़कियों के साथ उसे भी रख रहे हैं। ये ग्रुप कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन के आदमी थे, जिनका एक लड़कियों का कंजाइनमेंट आज रात को दुबई के लिए निकलने वाला था। पर एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें 10वीं लड़की को जल्द से जल्द अरेंज करना था। नंदू, जो कि उनके ग्रुप का ही आदमी था, उसकी नज़र जब विश पर जाती है तो वह विश को किडनैप कर लेता है और उसे नशे का इंजेक्शन देकर अड्डे पर लाया जाता है, जहां पर पहले से ही 9 लड़कियां रखी गई थी और विश को वहीं पर लाकर छोड़ दिया गया था। थोड़ी देर बाद वहां पर दानिश आता है और बेहोश पड़ी हुई विश को देखकर कहता है, जिंदा तो है ना? नंदू ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल जिंदा, सिर्फ बेहोश किया है। अब ये बताओ लड़कियों को भेजना कब है? दानिश विश को देखते हुए कहता है, मैं एक बार पहले बॉस को इस बारे में बता देता हूँ कि 10वीं लड़की मिल गई है, उसके बाद बॉस बताएंगे कि लड़कियों को भेजना कैसे है। दानिश अपना फ़ोन निकलता है और अगले ही पल पुरोहित को फ़ोन कर देता है। पुरोहित इस वक्त अभय की केबिन में था और अभय के हाथों में विश की डिटेल की फाइल थी। उसने घूरकर पुरोहित को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो इन्फॉर्मेशन लाए हो वह सही है? पुरोहित घबरा जाता है, पर जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी सर, मैं जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ वह पूरी तरह से सही है। इस लड़की का नाम विश है और पूरा नाम विशाखा है। ये पहले जिन लोगों के साथ रहती थी उन लोगों ने इसे गोद लिया था, और जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने इसे एक नाइट क्लब को भेज दिया था। तकरीबन 3 साल तक विशाखा वहां पर बार डांसर का काम कर रही थी। फिर एक दिन उसके नाइट क्लब के मैनेजर ने किसी आदमी को विशाखा के साथ एक रात के लिए भेज दिया था, और उसके बाद विशाखा उस नाइट क्लब से भाग गई। वह छोटी मोटी नौकरियां करके दूसरे शहर में अपना गुजारा करने लगी थी। अभय ने हैरानी से पूछा, गुड, नाइट क्लब से भागी क्यों? पुरोहित जल्दी से कहता है, क्योंकि सर वह उस रात जिस आदमी के साथ थी उससे वह प्रेग्नेंट हो गई थी। विशाखा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर नाइट क्लब में वह अपने बच्चे को जन्म देगी तो यहाँ के लोग उसे या फिर उसके बच्चे को मार देंगे, या फिर उससे भी वही काम करवाएंगे। इसीलिए वह वहाँ से अपने बच्चे को लेकर भाग गई थी और दूसरे शहर चली गई। दूसरे शहर में जाकर उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उसने ट्विंकल रखा है। लेकिन सर अभी कुछ महीने पहले ही पता चला है कि ट्विंकल के दिल में छेद है। विशाखा को अपनी बेटी के इलाज के लिए बहुत पैसे अरेंज करने हैं। फिलहाल उसकी बेटी का इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है, और विशाखा उस होटल में हाउसकीपिंग का काम करती है। वह जानती है इतने पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेहनत से अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कमा रही है। अभय की निगाहें तीखी हो गई थी। वह पुरोहित की सारी बात को सुन रहा था, पर जब उसने विश के नाइट क्लब से भागने की वजह सुनी तो वह हैरान हो जाता है। विश किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे ये तक नहीं पता है कि वह इंसान कौन है, और वह उसके बच्चे को पालने के लिए नाइट क्लब से भाग जाती है।
यहाँ तक कि उसके इलाज के लिए दिन रात मेहनत करती है। अभय ये सब सोच ही रहा था कि तभी पुरोहित की जेब में रखा हुआ फोन बजने लगता है। पुरोहित अपना फोन निकालता है तो दानिश की कॉल थी। वह हैरानी अभय को देखते हुए कहता है, बॉस दानिश की कॉल आ रही है। अभय ने अपने चेहरे से हाँ में इशारा किया तो पुरोहित फोन उठाता है और स्पीकर पर रखते हुए कहता है, बोलो दानिश। सर बॉस को बता दीजिए कि 10वीं लड़की का अरेंजमेंट हो गया है। उन सभी लड़कियों को शिप पर कब भेजना है और कैसे भेजना है, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है। क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था तो दानिश की बात अभय ने भी सुन ली। उसने तीखी नज़रों से फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम उन सारी लड़कियों को लेकर साइट पर पहुंचो। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। वह 10वीं लड़की जिसे तुम अभी अभी लेकर आए हो, मैं आकर देखता हूं कि वह 10वीं लड़की कंसाइनमेंट में भेजने के लिए काबिल है भी या नहीं। दानिश घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, जी बॉस, मैं सभी लड़कियों को लेकर साइट पर पहुंचता हूं। अभय अपने हाथों में पकड़ी हुई विश की फाइल को देख रहा था और उसमें विश की जो फोटो थी वह धीरे से उसकी तस्वीर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, पॉइजन। वहीं दूसरी तरफ दानिश और नंदू मिलकर सभी लड़कियों को एक गाड़ी में लोड करते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी समंदर के किनारे एक सुनसान जगह पर शिप के बाहर खड़ी थी। वहां पर पहले से ड्रैगन के आदमी मौजूद थे जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस पर ड्रैगन का लोगो बना हुआ था। उन सब ने मिलकर सारी लड़कियों को एक एक करके शिप के अंदर डालना शुरू कर दिया और सबके मुंह पर टेप लगाई हुई थी जिससे कि वह लड़कियां चिल्ला ना सके। विश भी उन्हीं लड़कियों के बीच में पड़ी हुई थी। उसकी भी बस सांसें चल रही थी और आंखें बंद थी। बाकी बेहोशी की हालत उस पर ऐसी थी कि नशे की वजह से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद वहां पर एक कार आकर रुकती है। उसके आगे का दरवाजा खोलने के साथ में ही पुरोहित बाहर आता है। पुरोहित को देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से सतर्क हो जाते हैं और एक गार्ड जाकर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है जिसमें से अभय बाहर निकलता है। अभय ने इस वक्त अपने कपड़े पूरी तरह से बदल चुके थे। जब वो ऑफिस में था तो उसने 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ, लेकिन अब उसने ब्लैक जीन्स और लेदर की जैकेट डाल रखी थी। उसके बाल भी जेल लगाकर उसने सेट किए हुए थे और एक कानों में डायमंड का ब्लैक कस्टर्ड था। दूर से दिखने पर ही अभय ड्रैगन गैंग का ब्लैक ड्रैगन लीडर नजर आ रहा था। वह अंदर आता है जहां पर शिप के पिछले हिस्से में बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। ये लोग दुबई और उसके आसपास के शहरों से आए हुए थे जो यहाँ पर लड़कियों का सौदा करने के लिए आए थे। इन लोगों का ड्रैगन के साथ बहुत अच्छा इलीगल वर्क का रिलेशन था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अक्सर ये लोग ड्रैगन को ही कांटेक्ट किया करते थे क्योंकि ड्रैगन इन्हें जो भी सप्लाई देता था वह कभी भी पुलिस ट्रैक या रिकॉर्ड में साबित नहीं होता था। इसीलिए ड्रैगन हमेशा अपने काम को ऐसे करता था कि उसका कोई सबूत पीछे नहीं छूटता था। शिप से चलते हुए अंदर आने के साथ ही ड्रैगन ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उसका ड्रैगन का मास्क इस बात का सबूत था कि ड्रैगन सिर्फ काम करने में यकीन रखता है। उसे कोई देखे या फिर कोई उसके बारे में जाने यह उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। जैसे ही ड्रैगन वहां पहुंचता है जेड उसकी नज़र उस शिप के हॉल में मौजूद लोगों पर जाती है जो कि अपने हाथों में शराब का ग्लास लिए एक दूसरे के साथ माफिया की बातें कर रहे थे। पर जैसे ही ड्रैगन वहां आता है उससे पूरे माहौल में एक शांति पसर जाती है। सब लोग ड्रैगन को देखकर खामोश हो गए थे और ड्रैगन वहां से सीधे अपने किंग की कुर्सी पर आता है और उस पर बैठते हुए वह सबको बैठने का इशारा करता है। सारे माफिया और अंडरवर्ल्ड के लोग अपने अपनी जगह पर बैठ गए थे। सब लोग ड्रैगन के आने के बाद ऐसे खामोश हो गए थे जैसे उनके अंदर जान ही नहीं है। बस कुछ सुनाई दे रहा था तो बस उनके हाथ में पड़े हुए गिलास में जाम गिरने की आवाज। एक खूबसूरत सी वेट्रेस जिसने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे वह जाकर ड्रैगन के सामने शराब की ट्रैक करती है। ड्रैगन उसमें से एक ग्लास उठा लेता है और बाकियों को हाथ उठाकर जश्न शुरू करने का इशारा करता है। सभी लोग तालियां बजाकर ड्रैगन जश्न के लिए शुक्रिया कहते हैं और तभी वहां पर दानिश आ जाता है। दानिश को देखते हुए ड्रैगन हाँ में सर हिलाता है तो दानिश जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है, आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए पेश कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और नायाब लड़कियाँ। तो अब हम एक एक करके यहाँ पर आपके सामने उन सारी लड़कियों को पेश करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाए और अपनी पसंदीदा औरत को अपने साथ ले जाए।
लेकिन शर्त वही है जो पहले नीलामी के दौरान हुआ करती थी, एक बार लड़कियों की बोली लग जाए तो उस लड़की को वापस नहीं कर सकता है। और आपको उन लड़कियों को लेकर आज रात ही दुबई के लिए निकलना होगा। दुबई के रास्ते आप चाहे तो अपने अपने देश जा सकते हैं, लेकिन एक बार दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर कोई पकड़ा गया या फिर वह लड़की भाग गई तो वह आप ही की जिम्मेदारी होगी। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं और दानिश नंदू को इशारा करके एक एक करके लड़कियों को लाने के लिए कहता है, जिससे उनकी सबसे ज्यादा से ज्यादा बोली लगाई जाए।